हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर खरीदते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। मेरे पास दो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स हैं। उनका डिटेल डेमो वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया है। रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर कैसे काम करता है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक क्लीनिंग रोबोट खरीदते समय आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे टाइप ऑफ रोबोट और आपके घर, जैसे कि आपके घर का फ्लोरिंग क्या है, आपके घर में कारपेट है या नहीं, आपका घर कितना कंजेस्टेड है या कितना खुला है, आपके घर के फर्नीचर के नीचे की हाइट क्या है, आपके घर का एरिया क्या है और आपके घर मल्टीफ्लोर है या नहीं, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको एक रोबोट में क्या क्या फीचर्स चाहिए और आपका बजट, ये सब आपको कंसीडर करके एक रोबोट चूज करना चाहिए। आज मैं फ्लोर क्लीनिंग रोबोट खरीदते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। चलिए अब हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानते हैं। पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है टाइप ऑफ रोबोट। आजकल मार्केट में बहुत तरह के रोबोट्स अवेलेबल हैं, जैसे फ्लोर क्लीनिंग रोबोट्स जो घर का फ्लोर क्लीन करता है, ग्लास क्लीनिंग रोबोट जो मेनली बड़ी बिल्डिंग के बाहर के शीशे क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, लॉन क्लीनिंग रोबोट जो लॉन की घास कट करता है, पूल क्लीनिंग रोबोट जो पूल क्लीन करता है। ऐसे बहुत तरह के रोबोट्स आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है, पर घर में हम ज्यादातर फ्लोर क्लीनिंग रोबोट्स यूज करते हैं। फ्लोर क्लीनिंग रोबोट्स मेनली तीन तरह के होते हैं। पहला वैक्यूम ओनली जो सिर्फ वैक्यूम करता है, दूसरा मॉपिंग ओनली जो सिर्फ पोछा करता है, तीसरा हाइब्रिड जो मॉपिंग और वैक्यूम दोनों करता है। मेरे दोनों रोबोट्स हाइब्रिड रोबोट्स हैं। ये पहला रोबोट आई रोबो का ब्रावा 320 मॉडल है जो मॉपिंग एंड स्वीपिंग दोनों करता है, और ये दूसरा रोबोट भी हाइब्रिड रोबोट है जो वैक्यूम एंड मॉपिंग दोनों करता है। ये भी एक पुराना मॉडल है। वैक्यूम रोबोट्स दो तरह के होते हैं, पहला विद ब्रश, दूसरा विदाउट ब्रश। ज्यादातर रोबोट्स में ब्रश होता है, इधर वो मेन ब्रश के साथ आते हैं या मेन ब्रश और साइड ब्रश दोनों के साथ आते हैं। जिस वैक्यूम रोबोट में फ्रंट मेन ब्रश होता है वो फ्लोर को ज्यादा अच्छे से क्लीन करता है कंपेयर टू विदाउट ब्रश रोबोट्स। अगर आपके घर का ज्यादा एरिया कारपेट से कवर्ड है तो उन्हें डीप क्लीन करने के लिए आप डुअल मेन ब्रश वाले रोबोट्स जैसे आई रोबोट जैसे मॉडल खरीद सकते हैं। ऐसे रोबोट्स खरीदना आपके लिए सबसे अच्छा होगा। पर अगर आपके घर का ज्यादा एरिया कारपेट से कवर्ड नहीं है तो आप सिंगल मेन ब्रश वाले रोबोट्स जैसे रोबोरॉक जैसे मॉडल्स खरीद सकते हैं जो हार्ड फ्लोर के अलावा कारपेट्स भी ठीक ठाक क्लीन करते हैं। पर अगर आपके घर में सिर्फ हार्ड फ्लोर है, पेट्स हैं और ह्यूमन हेयर फ्लोर पे ज्यादा रहते हैं तो आप बिना ब्रश वाले और अच्छे सक्शन पावर वाले रोबोट्स खरीद सकते हैं। पर आप नोट करें कि फ्रंट मेन ब्रश वाले रोबोट ज्यादा अच्छे से सफाई करते हैं कंपेयर टू बिना ब्रश वाले रोबोट्स। अगर आपका कारपेट थोड़ा मोटा है तो आप चेक करें कि रोबोट कारपेट की हाइट चढ़ सकता है या नहीं। मेरे इस रोबोट के मॉडल में आप देख सकते हैं कि टायर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये इसे कारपेट पर चढ़ने में मदद करते हैं। मेरे इस रोबोट के मॉडल में एक थ्रेशहोल्ड ऑप्शन है जो एनेबल करने से रोबोट थोड़ी हाइट जैसे कारपेट की हाइट चढ़ सकता है, और थ्रेशहोल्ड ऑप्शन को डिसेबल करने से ये कारपेट पर नहीं चढ़ता है और कारपेट को एक ऑब्स्टेकल समझता है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द मॉडल ये ऑप्शन रोबोट में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड होगा, नहीं तो रोबोट ऑटोमेटिकली फ्लोरिंग के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए डिजाइन होगा। तो आपको ये जरूर चेक करना है कि रोबोट कितनी थिकनेस ऑफ कारपेट चढ़ सकता है अगर आपके घर में कारपेट और हार्ड फ्लोर दोनों है। मॉपिंग रोबोट के केस में जो डेडिकेटेड रोबोट मॉपिंग यानी पोछा करने वाला रोबोट है वो पोछा ज्यादा अच्छे से करता है कंपेयर टू हाइब्रिड रोबोट जो वैक्यूम और पोछा दोनों करता है। मॉपिंग रोबोट तीन तरह के होते हैं। पहला टाइप है जिसमें आपको मैनुअली माइक्रोफाइबर क्लॉथ को वेट करके रोबोट में टक करना है, जैसे आई रोबोट ब्रावा 320 जो मैंने मेरे डेमो वीडियो में दिखाया था। दूसरा टाइप है जिसमें वाटर टैंक होता है जो अपने आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ को वेट करता है, जैसे आई रोबोट ब्रावा 320T, रोबोरॉक S5 या मेरा वैक्यूम रोबोट जो मैंने अपने डेमो वीडियो में दिखाया था। तीसरा टाइप है जिसमें रोबोट पोछा करने से पहले अपने आप फ्लोर पर वाटर स्प्रे करता है, जैसे आई रोबोट ब्रावा M सीरीज, आई रोबोट ब्रावा 200 सीरीज। तो आप अपने रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से बेस्ट सूटेबल रोबोट खरीद सकते हैं।
दूसरी चीज, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ रोबोट, अगर वैक्यूम रोबोट है तो आपको चेक करना है कि उसका सक्शन पावर कितना है। मिड लेवल प्राइस रेंज में आपको 15 CFM से ज्यादा सक्शन पावर वाले रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स कंसीडर करने चाहिए। अगर आप एक्सपेंसिव रोबोट खरीदना चाहते हैं तो आपको 20 CFM से ज्यादा सक्शन पावर वाला रोबोट खरीदना चाहिए। 15 CFM से कम सक्शन पावर वाले रोबोट्स मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। ये रोबोट्स आपको कम दाम में मिल जाएंगे, पर ये अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं। मॉपिंग रोबोट के केस में आपको चेक करना है कि पानी के टैंक का साइज क्या है और मॉपिंग के लिए रियूजेबल क्लॉथ दिया गया है या वन टाइम यूज स्पॉन्ज दिया गया है। नॉन रियूजेबल स्पॉन्ज के केस में आपको हर बार पोछा लगाने के लिए एक नया स्पॉन्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आपके लिए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा। लेकिन रियूजेबल क्लॉथ के केस में आप उसे बहुत बार वॉश करके पोछा लगाने के लिए रोबोट में यूज कर सकते हैं, जो इस कैटेगरी में एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स कि टाइप ऑफ रोबोट्स के हिसाब से आपको रोबोट को कैसे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको आपके घर के हिसाब से रोबोट सिलेक्ट करना है। इसमें फर्स्ट चीज है कि आपको आपके घर के फ्लोरिंग के हिसाब से रोबोट सिलेक्ट करना है। इसका सीधा कनेक्शन रोबोट के ब्रश से है। आपको ये ध्यान रखना है कि रोबोट कौन से फ्लोर टाइप के लिए डिजाइन है, जैसे सिर्फ हार्ड फ्लोर के लिए डिजाइन है या सिर्फ कारपेट के लिए डिजाइन है या हार्ड फ्लोर और कारपेट दोनों के लिए डिजाइन है। जैसे कि पहले बताया कि बहुत सारे रोबोट्स में मल्टी फ्लोर ब्रश रोल आता है, जो हार्ड फ्लोर और कारपेट को अच्छे से क्लीन करता है। इसके अलावा डुअल स्पिनिंग ब्रश रोल आता है, जो कारपेट्स को डीप क्लीन करने में मदद करता है। इसके अलावा ऑटो एडजस्टिंग ब्रश रोल आता है, जो ऑटोमेटिकली फ्लोर के हिसाब से सक्शन पावर और ब्रश को एडजस्ट करता है ताकि हार्ड फ्लोर और कारपेट अच्छे से क्लीन हो जाए। आप एक और चीज का ध्यान रखें कि ब्रश का डिजाइन ऐसा हो कि बाल उसमें फंसे नहीं। नॉर्मली ब्रिस्टल्स वाले ब्रशेस में बाल टैंगल होकर फंस जाते हैं। रबर से बने हुए ब्रशेस में बालों के फंसने के चांसेस कम होते हैं। उसका डिजाइन ऐसा होता है कि उसमें इंटरलॉकिंग टीथ होते हैं और ब्रिस्टल्स नहीं होते हैं, जिससे बाल फंसते नहीं हैं और कचरा भी अच्छे से क्लीन होता है। आजकल मार्केट में ऐसे रोबोट्स भी आ गए हैं जिसमें सेल्फ क्लीनिंग ब्रशेस होते हैं, जैसे शार्क रोबोट्स के मॉडल्स, जिसमें एक कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक ब्रिस्टल गार्ड होता है, जो बालों को ब्रश में फंसने से रोकता है और रोबोट के डस्टबिन में जाने में मदद करता है। मेरे इस मॉडल में ब्रिस्टल्स वाले ब्रशेस हैं, तो इसमें बड़े बाल कभी कभी फंस जाते हैं, जिसे मैनुअली क्लीन करना पड़ता है। तो आप ये जरूर चेक करें कि ब्रश का डिजाइन ऐसा हो कि बाल उसमें फंसे नहीं। नोट करें, जनरली बिना ब्रश वाले रोबोट्स कारपेट उतने अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं और उसमें फंसे बाल भी उतने अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं और फ्लोर की डस्ट भी उतने अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं जितना ब्रश वाले मॉडल्स करते हैं। पर वो बाल और पेट्स के हेयर हार्ड फ्लोर से बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं। क्योंकि उन रोबोट्स में ब्रश नहीं होता है तो बाल उनमें फंसते नहीं हैं। पर फिर भी मैं बिना ब्रश वाले रोबोट्स खरीदना रिकमेंड नहीं करूंगी। घर के हिसाब से बेस्ट सूटेबल रोबोट के लिए आपको दूसरी चीज ये चेक करनी है कि अगर आपके घर में बहुत सारा फर्नीचर है और घर बहुत कंजस्टेड है तो आपको रोबोट की नेविगेशन और मैपिंग टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना है। आपको ये चेक करना है कि रोबोट कौन सी नेविगेशन टेक्नोलॉजी यूज करके काम कर रहा है। आज के डेट में आपको रोबोट्स में बहुत सारे नेविगेशन बेस्ड सिस्टम्स मिल जाएंगे। सस्ते रोबोट्स में कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं होता है, तो वो रैंडमली घर की सफाई करते हैं। इस वजह से वो एफिशिएंटली फ्लोर की क्लीनिंग नहीं कर पाते। तो मैं आपको ऐसे रोबोट्स खरीदना रिकमेंड नहीं करूंगी। ज्यादातर मिड लेवल रेंज और उससे ऊपर वाले रेंज में आपको डिफरेंट नेविगेशन बेस्ड रोबोट्स मिल जाएंगे। आजकल दो मेन नेविगेशन एंड मैपिंग टेक्नोलॉजी ज्यादातर रोबोट्स में देखने को मिलती है। पहली LIDAR, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और दूसरा VSLAM, विजुअल साइमल्टेनियस लोकेशन एंड मैपिंग। अगर आपके घर में बहुत सारा फर्नीचर है तो मैं आपको LIDAR यानी लेजर से चलने वाले रोबोट्स रिकमेंड करूंगी। ये घर की सबसे फास्ट और एक्यूरेट मैपिंग करते हैं। रोबोटों के मॉडल्स में LIDAR यानी लेजर नेविगेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। अगर आपके घर में बहुत खुली जगह है और अच्छी लाइटिंग है तो आप कैमरा बेस्ड रोबोट्स यानी VSLAM नेविगेशन टेक्नोलॉजी से चलने वाले रोबोट्स खरीद सकते हैं, जिसमें रोबोट के ऊपर एक कैमरा होता है जिसकी मदद से वो घर में नेविगेट करता है और घर की सफाई करता है। कैमरा बेस्ड रोबोट्स के केस में आप चेक करें कि वो फर्नीचर के नीचे या डार्कर एरियाज यानी जिन एरियाज में लाइट कम आती है या लाइट नहीं आती है, उन एरियाज को क्लीन करने के लिए स्पेशल मोड है या नहीं। iRobot के रूम्बा मॉडल्स नेविगेशन और मैपिंग के लिए VSLAM टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। मेरा ये रोबोट VSLAM नेविगेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ये नेविगेशन के लिए ये कैमरा यूज करता है। इसमें शैडो मोड है जो फर्नीचर के नीचे और डार्कर एरियाज क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं।
डिपेंडिंग ऑन द मॉडल किसी रोबोट में ये स्पेसिफिक ऑप्शन दिया गया होगा या वो रोबोट ऑटोमेटिकली फर्नीचर के नीचे या डार्कर एरियाज क्लीन करने के लिए डिजाइन होगा। इसके अलावा और भी नेविगेशन बेस्ड रोबोट्स आते हैं, जैसे कुछ रोबोट्स में नेविगेशन के लिए अलग से इंडोर जीपीएस क्यूब दिया जाता है, जैसे मेरा ये आई रोबोट ब्रावा 320 का नेविगेशन क्यूब, जो इसे घर में नेविगेट करने में मदद करता है और एजेस को अच्छे से क्लीन करने में मदद करता है। इसके अलावा ऐसे रोबोट्स आते हैं जिसमें नेविगेशन के लिए डिफरेंट सेंसर्स होते हैं, जैसे इंफ्रारेड सेंसर, गायरोस्कोप, ऑप्टिकल सेंसर, नॉर्थ स्टार नेविगेशन सेंसर, बम्प सेंसर, क्लिफ सेंसर एक्सेट्रा, जिसकी मदद से वो नेविगेट करते हैं और ऑब्स्टेकल से टकराते नहीं हैं। आप नोट करें कि वो रोबोट्स जो कैमरा बेस्ड नेविगेशन सिस्टम यूज करते हैं और आपके वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं, उसमें आपकी प्राइवेसी एक कंसर्न हो सकता है, स्पेशली अगर आपका रोबोट एक अच्छे ब्रांड का नहीं है, क्योंकि उन रोबोट्स में सिक्योरिटी फ्लॉज होने की वजह से वो कैमरास हैक हो सकते हैं। सिंस ये रोबोट आपके घर के अंदर रहते हैं, तो इस वजह से प्राइवेसी एक कंसर्न हो सकता है। नेक्स्ट, आपको घर के एरिया के हिसाब से रोबोट चूज करना है और इसका सीधा संबंध रोबोट की बैटरी से है। आप ये जरूर चेक करें कि रोबोट में सेल्फ चार्जिंग फीचर है या नहीं। अगर रोबोट में सेल्फ चार्जिंग फीचर नहीं है तो आप उसकी बैटरी कैपेसिटी कितनी है वो जरूर देखें कि वो एक चार्ज में कितनी देर तक काम कर सकता है और कितना एरिया कवर कर सकता है। एक डिसेंट बैटरी में 2 घंटे तक काम करने की क्षमता होनी चाहिए और उस ड्यूरेशन में रोबोट आपके घर का पूरा एरिया कवर कर सकता है या नहीं, आप वो जरूर चेक करें। पर मैं सेल्फ चार्जिंग फीचर वाले रोबोट खरीदना ही रिकमेंड करूंगी। आजकल ज्यादा रोबोट में सेल्फ चार्जिंग फीचर आता है, तो आपको बैटरी कैपेसिटी के बारे में वरी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेल्फ चार्जिंग फीचर है तो अगर काम करते समय रोबोट का चार्ज खत्म हो गया तो वो अपने आप चार्जिंग स्टेशन पर जाकर चार्ज होना स्टार्ट कर देगा और पूरा चार्ज होने के बाद जहां से काम छोड़ा था वहीं से वापस आकर काम करना शुरू कर देगा और आपके घर का बाकी एरिया क्लीन करेगा। सेल्फ चार्जिंग एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो रोबोट को फुली ऑटोमेटिक रूप में काम करने में एनेबल करता है, तो मैं आपको सेल्फ चार्जिंग फीचर वाले रोबोट खरीदना ही रिकमेंड करूंगी। इसके अलावा आप रोबोट का प्रोफाइल चेक करें, यानी कि रोबोट की हाइट कितनी है वो जरूर चेक करें कि रोबोट आपके फर्नीचर्स के नीचे जाकर क्लीन कर सकता है या नहीं। नेक्स्ट चीज आपको चेक करनी है कि रोबोट कॉर्नर एरियाज अच्छे से क्लीन कर सकता है या नहीं। इसका सीधा संबंध रोबोट की शेप से और रोबोट के साइड ब्रशेस के डिजाइन से है। जनरली डी शेप रोबोट, स्क्वायर शेप रोबोट्स और रेक्टेंगल शेप रोबोट्स कॉर्नर एरियाज को अच्छे से क्लीन कर पाते हैं उनके डिजाइन की वजह से, पर ऐसे भी राउंड शेप रोबोट्स हैं जो कॉर्नर एरियाज को अच्छे से साफ कर सकते हैं। उनके साइड ब्रशेस वेल डिजाइंड होते हैं ताकि वो कॉर्नर एरियाज को अच्छे से साफ कर पाएं। एडवांस मॉडल्स के रोबोट्स में सेंसर्स होते हैं और उनके साइड ब्रशेस यूनिकली डिजाइंड होते हैं ताकि वो डेब्रिस को मोर एफिशिएंटली रोबोट के अंदर खींच सके, और इनके ब्रिस्टल्स छोटे और सॉफ्ट होते हैं और इनके घूमने की स्पीड ऑप्टिमाइज्ड होती है, जिससे साइड ब्रशेस मिट्टी को उड़ाने की बजाय मिट्टी को रोबोट के अंदर की ओर खींच लेते हैं, जिससे कॉर्नर एरियाज अच्छे से साफ होते हैं। आप नोट करें कि अगर साइड ब्रशेस के घूमने की स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो वो मिट्टी को रोबोट के अंदर की ओर खींचने की बजाय उसे बाहर की ओर उड़ा देंगे। तो आप रोबोट के शेप के साथ साथ रोबोट के साइड ब्रशेस का डिजाइन भी जरूर चेक करें। नेक्स्ट चीज, आप चेक करें कि रोबोट में डिफरेंट मोड सिलेक्ट करने का फीचर है या नहीं, जैसे स्पॉट क्लीनिंग मोड यानी एक पर्टिकुलर एरिया को क्लीन करना, टर्बो क्लीनिंग मोड यानी ज्यादा पावर से क्लीनिंग करना, कारपेट क्लीनिंग मोड जो कारपेट क्लीन करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड होता है, डबल क्लीनिंग मोड यानी 2 बार क्लीनिंग करना, और क्वाइट मोड। तो आप ये जरूर चेक करें ऐसे डिफरेंट मोड्स आपके रोबोट में अवेलेबल है या नहीं। आजकल के रोबोट्स में डर्ट डिटेक्शन और ऑटो सक्शन मोड होता है, जो डर्ट के हिसाब से सक्शन पावर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। ये एक अच्छा फीचर है। नेक्स्ट चीज, आप चेक करें कि रोबोट का नॉइस लेवल क्या है। आप ये जरूर चेक करें कि काम करते समय रोबोट कितनी आवाज करता है, स्पेशली अगर आपके घर में पेट्स और बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि उनके लिए ये आवाज इरिटेटिंग हो सकती है। अच्छे ब्रांड्स के रोबोट में नॉइस लेवल कम होता है। इसके अलावा आप ये चेक करें कि रोबोट का डस्टबिन का साइज क्या है। रोबोट के डस्टबिन का साइज इतना छोटा ना हो कि आपको उसे हर दिन क्लीन करना पड़े। आजकल के प्रीमियम रोबोट सेल्फ एम्प्टिंग बिन के साथ आते हैं, जैसे आई रोबोट S9 प्लस और शार्क के सेल्फ एम्प्टिंग बिन मॉडल्स, जिसमें चार्जिंग बेस के साथ एक बड़ा डस्टबिन आता है, जो एक रोबोट के 30 डस्टबिन की कैपेसिटी के बराबर का होता है। जब रोबोट अपना काम खत्म करके चार्जिंग बेस पर वापस जाता है तो वो चार्जिंग बेस में लगे वैक्यूम के थ्रू अपने डस्टबिन को ऑटोमेटिकली खाली कर देता है और वो कचरा ऑटोमेटिकली चार्जिंग बेस में लगे बड़े डस्टबिन में चला जाता है। इस चार्जिंग बेस में लगे बड़े डस्टबिन की कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो आपको इसे महीने में एक बार ही खाली करना पड़ता है।
नेक्स्ट चीज, आप चेक करें कि रोबोट को किसी पर्टिकुलर एरिया में जाने से रोक सकते हैं या नहीं। इसमें भी दो तरह के होते हैं। पहला हार्डवेयर बेस्ड, जिसमें वर्चुअल वॉल्स क्रिएट करने के लिए क्यूब्स देते हैं, जिससे आप एक बाउंड्री बना सकते हैं ताकि रोबोट उसी एरिया में क्लीन करे जहां पे वो अलाउड है और उसके आगे ना जाए। दूसरा सॉफ्टवेयर बेस्ड, जिसमें आप रोबोट के ऐप में जाकर नो गो लाइन्स बना सकते हैं, यानी जो एरिया आप नहीं चाहते कि रोबोट क्लीन करे वो एरिया आप ऐप के थ्रू सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर का कोई ऐसा एरिया जहाँ शोपीस रखा है जो टूट सकता है, या बाथरूम, या घर का कोई ऐसा एरिया जहाँ हल्का सामान रखा है, या फ्लोर पे वायर्स हैं, या फ्लोर पे पेट का फूड और पानी रखा है जहाँ पे आप नहीं चाहते कि रोबोट जाए, वो एरिया आप ऐप के थ्रू सेट कर सकते हैं। तो रोबोट सिर्फ उसी एरिया में जाएगा जहाँ वो अलाउड है और वही एरिया क्लीन करेगा। नेक्स्ट चीज, आप चेक करें कि रोबोट में एडवांस फीचर्स है या नहीं, जैसे ऐप कंट्रोल, यानी ऐप के थ्रू आप घर का एक मैप देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि रोबोट ने कहाँ कहाँ क्लीन किया है। इसके अलावा आप ऐप के थ्रू घर के किस रूम को कौन से ऑर्डर में क्लीन करना है वो सेट कर सकते हैं, जैसे पहले लिविंग रूम को क्लीन करना है और फिर बेडरूम को क्लीन करना है, वो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ईच रूम में कौन से मोड से क्लीन करना है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जिस रूम में कारपेट है उस रूम में कारपेट मोड यूज करके क्लीन करना है, किस रूम में टर्बो मोड यूज करके क्लीन करना है, किस रूम में वैक्यूम के साथ पोछा भी करना है, ये सब आप सेट कर सकते हैं। और आप एक रूम में कौन सा एरिया क्लीन नहीं करना है वो भी सेट कर सकते हैं। ये एक बहुत यूजफुल फीचर है जिससे आप हर रूम के हिसाब से डिफरेंट क्लीनिंग मोड प्रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैप में एक रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें आप पता कर सकते हैं कि रोबोट ने किस दिन कौन कौन सा एरिया क्लीन किया है। नेक्स्ट चीज, आप चेक करें कि रोबोट में डर्ट डिटेक्शन और ऑटो सक्शन फीचर है या नहीं, जैसे आई रोबोट S9 में है। डर्ट डिटेक्शन के लिए रोबोट में सेंसर्स लगे होते हैं जो मिट्टी को डिटेक्ट करते हैं और मिट्टी को क्लीन करने के लिए रोबोट के सक्शन पावर को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया को मल्टीपल चक्कर लगाकर तब तक क्लीन करते हैं जब तक उस पर्टिकुलर एरिया की मिट्टी अच्छे से क्लीन ना हो जाए। इसके अलावा जब रोबोट ऑटो मोड में वैक्यूम कर रहा है तब ऑटो सक्शन फीचर फ्लोर के टाइप के हिसाब से और डर्ट के अमाउंट के हिसाब से रोबोट के सक्शन पावर को ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। तो आप ये जरूर चेक करें कि ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स रोबोट में है या नहीं। नेक्स्ट चीज, आप चेक करें कि रोबोट में शेड्यूल करने का फीचर है या नहीं। अगर रोबोट पे शेड्यूल करने का फीचर है तो आप हर दिन एक पर्टिकुलर टाइम पर रोबोट को ऑन करने का शेड्यूल सेट कर सकते हैं। इससे आपको हर दिन मैनुअली रोबोट को ऑन नहीं करना पड़ेगा। सेल्फ चार्जिंग फीचर और शेड्यूलिंग फीचर रोबोट को फुली ऑटोमेटिक रूप से काम करने में एनेबल करता है। नेक्स्ट चीज, आप चेक करें कि रोबोट में वॉइस असिस्टेंट जैसे गूगल होम, अलेक्सा के थ्रू कंट्रोल करने का फीचर है या नहीं। जैसे आई रोबोट S9 में गूगल होम अलेक्सा के साथ इंटीग्रेशन है, इसलिए आप इस रोबोट को वॉइस कमांड्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप वॉइस कमांड्स के थ्रू रोबोट का चार्जिंग स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं, कौन सा रूम क्लीन करना है और कौन सा मोड यूज करके क्लीन करना है, ऐसे बहुत सारे कमांड्स दे सकते हैं। नेक्स्ट चीज, आप ये चेक करें कि अगर आपका घर मल्टी स्टोरी है तो उसे सपोर्ट करने का फीचर रोबोट में है या नहीं। ये फीचर आपको नए वाले मॉडल्स में मिल जाता है जो ऐप बेस्ड होते हैं। उसमें रोबोट रूम्स का और फ्लोर्स का मैप पहली बार काम करते समय सेव कर लेता है। तो आपको ये चेक करना है कि रोबोट में एक मैप सेव करने का ऑप्शन है या मल्टीपल मैप्स यानी मल्टी स्टोरी सपोर्ट है। आप ये ध्यान रखें कि मल्टी स्टोरी सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि रोबोट अपने आप स्टेयर्स क्लाइंब करके दूसरे फ्लोर का काम करना शुरू कर देगा। मल्टी स्टोरी सपोर्ट का मतलब ये है कि रोबोट मल्टीपल फ्लोर्स के मैप को अपनी मेमोरी में सेव करके उसके हिसाब से काम कर सकता है। आजकल के रोबोट के कुछ मॉडल्स में यूवी बेस्ड डिसइंफेक्टिंग फीचर आता है, जिसमें यूवी लाइट होती है जो क्लीनिंग करते समय फ्लोर के जर्म्स को और वायरसेस को किल करने की क्षमता रखते हैं। आज की डेट में ये एक बहुत यूजफुल फीचर है। आजकल के कुछ रोबोट सर्वेलेंस फीचर के साथ आते हैं। रोबोट में लगे हुए कैमरा के थ्रू आप अपने घर को फोन में इंस्टॉल्ड ऐप के थ्रू मॉनिटर भी कर सकते हैं और मोशन डिटेक्ट होने पर ये रोबोट्स आपके फोन में एक अलर्ट सेंड करते हैं। ट्रिफो के रोबोट्स में आपको ये फीचर मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप रोबोट का वोल्टेज और करंट रेटिंग जरूर चेक करें कि वो इंडिया के वोल्टेज और करंट रेटिंग सपोर्ट कर सकता है या नहीं, स्पेशली अगर आप इंडिया के बाहर से रोबोट मंगा रहे हैं। होप आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर खरीदते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एक नया रोबोट खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो मैंने मेरा रिकमेंडेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट्स में दिया है। आज की डेट में ईच कैटेगरी के बेस्ट टॉप मॉडल्स की लिस्ट मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट्स में दी है, तो आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी एक मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं।
रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर कैसे काम करता है उसका डिटेल डेमो वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। अगर आपको रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।